बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लाइन इंटीग्रल। हम सबसे पहले सीखेंगे कि लाइन इंटीग्रल क्या होता है, फिर ये देखेंगे कि लाइन इंटीग्रल को एवेल्यूएट कैसे किया जाता है, फिर हम 14.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो लाइन इंटीग्रल्स के हैं उनको सॉल्व करेंगे। लाइन इंटीग्रल कंसेप्ट क्लियर करने से पहले आप लोग एक मतलब डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर आए। डेफिनेट इंटीग्रल में ये होता था कि आपको एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और एक इंटरवल गिवन है a टू b। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन हमने वो ड्रा किया, ये फंक्शन का कर्व वो हमने ड्रा कर दिया, और इंटरवल a टू b वो ये a टू b है। अब जो रीजन बन रहा है अंडर द ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड अबव द इंटरवल, वो जो रीजन बन रहा है वो हमारा एरिया है, वही हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है। यानी कि इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी किसका, फंक्शन का, वो एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। अब अगर हमें फंक्शन गिवन हो टू वेरिएबल में, उसका हमने आर्बिट्रेरी सा एक कर्व बना लिया z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई का, जो 3D में बनेगा क्योंकि इसमें x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल और z एक डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी टोटल 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। ये हमने आर्बिट्रेरी सा एक कर्व ड्रा किया z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन के लिए। फिर एक कर्व गिवन है, वो कर्व हमने एक्स वाई प्लेन में बनाया। ये एक्स वाई प्लेन है, x ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, ये एक्स वाई प्लेन में हमने ग्राफ बनाया। अब जो रीजन बन रहा है अंडर द ग्राफ ऑफ फंक्शन, अंडर द ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड अबव द कर्व, वो जो रीजन है आप उसकी एरिया कैलकुलेट करोगे तो वो हमारे पास लाइन इंटीग्रल है। ठीक, अब लाइन इंटीग्रल हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी फाइंड करते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी फाइंड करते हैं और एस के लॉन्ग भी फाइंड करते हैं। अब इनको कैसे एवेल्युएट किया जाएगा? अब जो अभी आपने देखा इसमें था कि जो लाइन, जो डेफिनेट इंटीग्रल आ रहा है वो अंडर द ग्राफ ऑफ फंक्शन अबव द लाइन सेगमेंट है, और जो लाइन इंटीग्रल है वो अंडर द ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड अबव द कर्व है। इस केस में अबव द लाइन इंटीग्रल और यहां पर अबव द कर्व है। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। अब इसको एवेल्युएट कैसे किया जाएगा? फर्ज करें कि हमारे पास एक सी कर्व है और उसकी पैरामीटर इक्वेशंस है x इक्वल टू एक्स ऑफ टी, y इक्वल टू वाई ऑफ टी, और t के ऊपर कंडीशन है कि t ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। तो इंटीग्रल फ्रॉम c f ऑफ एक्स वाई ds, इसको कैसे एवेल्युएट किया जाएगा? इंटीग्रल हम इसको t की फॉर्म में चेंज करने जा रहे हैं। पैरामीटर इक्वेशन जो गिवन उनको यूज करके हम t की फॉर्म में इस इंटीग्रल को चेंज करने जा रहे हैं। इंटीग्रल की लिमिट्स a टू b होगी जब हम t में चेंज करेंगे। f है x फंक्शन जो है उसको x ऑफ t जो t की फॉर्म में हमारे पास वैल्यू होगी वो पुट करेंगे, y की जो t की फॉर्म में वैल्यू होगी वो हम पुट करेंगे। फिर इसका डेरिवेटिव x डैश t उसका स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव उसका स्क्वायर, ऑल अंडर रूट डी टी। ये x डैश टी का क्या मतलब? इसका मतलब डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर, डी वाई डैश का मतलब डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर। अब अगर हमें इंटीग्रल फाइंड करना पड़े विद रिस्पेक्ट टू x अलोंग द कर्व c, इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज करना है तो वो लिमिट्स आपको जो t की देगा a टू b है। f x को x ऑफ t में चेंज करेंगे, y को y ऑफ t में, dx को चेंज करेंगे t की फॉर्म में तो यहाँ से हमें मिलेगा x डैश t dt। इसी तरह f ऑफ एक्स वाई इंटीग्रल फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y अलोंग द कर्व a टू b। इंटीग्रल की लिमिट्स होंगी, f ऑफ x को चेंज करेंगे x ऑफ t के साथ, y को चेंज करेंगे y ऑफ t के साथ, dy को t की फॉर्म में चेंज करेंगे तो वो आएगा y डैश t dt। ठीक है, अगर आपको ये फार्मूला डायरेक्ट ना भी लगाएं क्वेश्चन के ऊपर तो फिर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जहां जहां पे फंक्शन में x आएगा वहां पे x को
टी की फॉर्म में जो रिजल्ट देगा वो लिखेगा, वाई जो टी की फॉर्म में रिजल्ट देगा वो लिखेगा, और डी एक्स को हम डायरेक्ट जो एक्स गिवन होगा हम उसका डिफरेंशियल लेके डी एक्स को फाइंड कर लेंगे डी टी की फॉर्म। ठीक है, अब ये था अगर हमारे पास पैरामीट्रिक कर्व जो है 2D में होता। अब अगर पैरामीट्रिक कर्व 3D में है, यानी x इक्वल टू एक्स ऑफ टी, y इक्वल टू y ऑफ टी, z इक्वल टू z ऑफ टी एंड t ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। अब यहाँ पर हम फंक्शन की बात करेंगे, उसमें भी 3 वेरिएबल होंगे x, y और साथ में z कर लीजिएगा। अब इसका हमें इंटीग्रल फाइंड करना है f ऑफ x y z फंक्शन का अलोंग द कर्व विद रिस्पेक्ट टू s। तो इंटीग्रल लिमिट्स होंगी a टू b। f फंक्शन में जहां पे x आ रहा है उसको t की फॉर्म में चेंज करें, x ऑफ t, y को y ऑफ t, z को z ऑफ t से, और साथ में जब ds s के अलोंग इंटीग्रल ले रहे हैं तो फिर इनके आपने डेरिवेटिव भी लेने हैं, x डैश t का स्क्वायर फिर y डैश प्लस y डैश t का स्क्वायर प्लस z डैश t का स्क्वायर होल अंडर रूट, साथ में dt आ जाएगा। ये x डैश t को आप dx बाई dt, y डैश t को dy बाई dt और z डैश t को dz बाई dt लिख सकते हैं। ये इसका फार्मूला है। अब अगर हम dx x के अलोंग फाइंड करते हैं इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, तो उसका फार्मूला a टू b, f x को xt, y को y ऑफ t, z को z ऑफ t, dx चेंज हो जाएगा x डैश t dt के साथ। अब लाइन इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करने जा रहे हैं, तो a टू b लिमिट हो जाएंगी f ऑफ xt, y t, z t और dy को चेंज करेंगे y डैश t dt के साथ। इसी तरह z के अलोंग जब लाइन इंटीग्रल फाइंड करेंगे तो x फंक्शन में x को x ऑफ t से, y को y ऑफ t से, z को z ऑफ t से रिप्लेस कर देंगे और dz की जगह पे आ जाएगा z डैश t dt। एक्सरसाइज नंबर 14.2, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों क्वेश्चंस में हमने लाइन इंटीग्रल अलोंग द कर्व विद रिस्पेक्ट टू s भी फाइंड करना है, लाइन इंटीग्रल अलोंग द कर्व विद रिस्पेक्ट टू x भी फाइंड करना है, और लाइन इंटीग्रल अलोंग द कर्व c विद रिस्पेक्ट टू y भी फाइंड करना है। इन तीनों तरह के फार्मूला आपने स्टडी किए हुए हैं, वो फार्मूला यूज कर सकते हैं। ज्यादा जरूरत जो हमें पड़ेगी वो s के अलोंग इंटीग्रल के फार्मूला की पड़ेगी। अगर हम इसकी बात करेंगे तो हम सिंपली x को जो t के फॉर्म में हमें गिवन होगा, जैसे कि जहाँ पे x 3t दिया है, y t क्यूब दिया, वो x को 3t, y को t क्यूब फंक्शन में पुट कर लेंगे, और dx को हम यहाँ पे डिफरेंशियल लेके, दोनों तरफ डिफरेंशियल लेके, तो dx की वैल्यू t की फॉर्म में हम गेन कर सकेंगे, वो अप्लाई कर दें। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें फंक्शन गिवन है x क्यूब प्लस y, और कर्व्स के लिए पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है x इक्वल टू 3t, y इज इक्वल टू t क्यूब। ये कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं और उनके ऊपर कंडीशन है कि t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1। अब हमें इन तीनों पार्ट्स में dx भी चाहिए, dy भी चाहिए और ds भी चाहिए। इसका dx फाइंड करते हैं। डेरिवेटिव ले लें आप, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, यानी dx बाय dt इक्वल टू 3 आएगा, उस dt को इधर मल्टीप्लाई करवाएं, dx इक्वल टू 3 dt हो जाएगा। यहाँ पे डेरिवेटिव लें t के रिस्पेक्ट, तो ये dy बाय dt इक्वल टू 3t स्क्वायर आएगा। यहाँ पे dt जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आके, 3t स्क्वायर dt आ जाएगा। ये अब हम फर्स्ट इसके पार्ट्स करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे dx बाई dt भी चाहिए, वो 3 के इक्वल, dy बाई dt वो 3t स्क्वायर के इक्वल है। इंटीग्रल अलोंग कर्व, उस कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशन ये है f ऑफ x बाई ds, यानी फंक्शन f, और इस x को हमने t की फॉर्म में लिखना और इस y को भी हमने t की फॉर्म में लिखना है, वो लिख दिया साथ में। अब ds किसके इक्वल होता है? अगर तो 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं तो फिर तो वो 2 वेरिएबल्स x और y हैं, तो dx बाई dt स्क्वायर प्लस dy बाई dt स्क्वायर होल अंडर रूट आ जाएगा और साथ में बाहर dt आ जाएगा। ये ds इसके इक्वल हो जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ आर्क लेंथ कहलाता है। अब अगर 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे x y z, तो फिर dx बाई dt स्क्वायर प्लस dy बाई dt स्क्वायर प्लस dz बाई dt स्क्वायर होल अंडर रूट आ जाता है। ठीक है, अब फंक्शन ही 2 वेरिएबल्स में है। अब हमारे पास फंक्शन है क्या? फंक्शन ये f ऑफ x y, ये फंक्शन, इसमें हमने x की जगह पे t पुट करना है, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा t की फॉर्म में, 3t पावर 3 प्लस y की जगह पे आ जाएगा t क्यूब, ये पुट कर देंगे।
फिर dx बाई dt हमारे पास आया 3 उसका स्क्वायर प्लस dy बाई dt है 3t स्क्वायर उसका स्क्वायर होल अंडर रूट साथ में dt आ जाएगा जी। ये बनेगा 27t³ प्लस t³ और ये 9 प्लस 9t⁴ बनेगा। यहाँ से 9 आप कॉमन ले लें तो 1 प्लस t⁴ 9 का अंडर रूट वो 3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो है 1 प्लस t⁴ होल पावर 1/2 ये 3 जो है 28 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर t³ साथ रह जाएगा। इस पावर के अंदर वाले फंक्शन का साथ में डेरिवेटिव हो तो हम इसके ऊपर पावर रूल यूज कर सकते हैं। t⁴ पावर के अंदर फंक्शन है 1 प्लस t⁴ इसका डेरिवेटिव होगा 4t⁴। अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लेते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड करवाए तो यहाँ पे हम पावर रूल यूज कर सकते हैं। पावर रूल लगा दिया 1 प्लस t⁴ उसकी पावर में एक ऐड करेंगे 1/2 प्लस 1 3/2 और नीचे 3/2 उसको ऊपर लिखना है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3 हो जाएगा साथ। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट जो है वो 0 पुट कर देते हैं। यहाँ पे बनेगा 1 प्लस 1 2 पावर 3/2 2 पावर 3/2 इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं या इसको 2 पावर 3 ये 2 पावर 3 अगर लें तो 8 बनता है 8 अंडर रूट यानी 2 ऑफ अंडर रूट 2 यहाँ पे बन सकता है। इस फॉर्म में भी आप आंसर दे सकते हैं। अब सेकंड जो करना है वो इंटीग्रल कर्व के अलोंग f of x by dx ये फाइंड करना है। अब f of x y आपके पास फंक्शन क्या है वो हमने लिख दिया वो है x³ प्लस y साथ में dx। अब हमने इसको dt की फॉर्म में चेंज करना है। x की जगह पे 3t है क्वेश्चन में गिवन है उसकी पावर 3 प्लस y की जगह पे t³ वो पुट किया। अब dx किसके इक्वल है तो हमने dx भी निकाला हुआ है वो हम यहाँ पे पुट करते हैं। dx इक्वल है 3 dt के वो पुट कर दिए यहाँ पे जी यहाँ पे 3 dt। अब ये बनेगा 28t⁴ 3 dt ये 28 3 से मल्टीप्लाई होगा 84 कांस्टेंट के ऊपर बाहर लिख लेते हैं। t³ का इंटीग्रल आ जाएगा t⁴/4 इस पे पावर रूल यूज कर इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद 21। अब dy के लॉन्ग y के लॉन्ग इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। फंक्शन लिखा सबसे पहले वो गिवन x³ प्लस y dy इसको अब t की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। x 3t गिवन है y t³ गिवन है और dy जो हमने फाइंड किया था वो 3t² dt आया था। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो t⁵ का इंटीग्रल लेंगे t⁶/6 इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 14। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी कैटेगरी का है। क्वेश्चन नंबर 2 में x और y में पैरामीटर 2 ही वेरिएबल्स हैं और t के ऊपर कंडीशन भी बिटवीन 0 एंड 1 है t की लिमिट जो यूज करें। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं t के रिस्पेक्ट dx बाई dt तो ये 1/2 t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा 1/2 यहाँ से मिलेगा। यहाँ पे dy बाई dt पावर रूल यूज करेंगे पावर शुरू में आएगी पावर में से कम करेंगे तो वो बन जाएगा 5/2 t⁴/3/2। अब हमें dx की भी जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे dt को इधर ले जाते मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो dx और dy भी मिल गया। अब फर्स्ट पार्ट में हम ds के लॉन्ग जो है वो इंटीग्रल फाइंड करना चाहते हैं तो हमने क्या करना है फंक्शन में जहाँ पे x आ रहा है x को t की फॉर्म में जो वैल्यूज होंगी वो पुट करनी है यानी f of xt y और ds 2 वेरिएबल में बात कर रहे हैं तो dx बाई dt² प्लस dy बाई dt² होल अंडर रूट dt आ जाएगा। अब फंक्शन जो है हमारे पास है ये फंक्शन है इसमें हम t की फॉर्म में कन्वर्जन करने जा रहे हैं। x की जगह पे लगाएंगे 1/2t वो पुट कर दिया y की जगह पे लगाएंगे t⁵/5/t वो पुट कर दिया। ये 2 से कैंसिल 5 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ 1/2 t² मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो dx बाई dt आया था 1/2 और dy बाई dt आया 5/2 t⁵3/2 2 से कैंसिल हो जाएगा t⁵3 रह जाएगा। अब इसका स्केल है 1/4 इसका स्केल है 25/4 t³ बनेगा। यहाँ से 1/4 जो है आप कॉमन ले लें 1/4 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस 25 t³ 1/4 का अंडर रूट लें तो ये 1/2 आ जाएगा और ये 1/2 मिलके 1/4 वो बाहर आ जाएगा t² और इसके अंदर 1 प्लस 25 t³ होल पावर 1/2 है। अब पावर के अंदर जो फंक्शन उसका साथ में डेरिवेटिव हो तो हम पावर रूल यूज कर सकते हैं।
इसका अगर आप पावर के अंदर वाले फंक्शन का अगर डेरिवेटिव की बात करें तो ये बनता है 75 टी स्क्वायर। यहाँ पे टी स्क्वायर तो हम 75 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लेते हैं। तो आप पावर रूल यूज कर सकते हैं, इसकी पावर में एक ऐड कर लेंगे, वही पावर नीचे लिख लेते हैं। ये 3/2 है, ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा। अब इस पे अपर लिमिट पुट करते हैं 1, ठीक है, और लोअर लिमिट पुट करते हैं 0। ये बन जाएगा 1/45 450 26 पावर 3/2 -1, इसका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, x के अलोंग है तो x में x को भी t की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, y को भी t की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और dx को भी t की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। x की वैल्यू 1/2t है, y की t पावर 5/2 वो पुट कर दी, dx हमारे पास आया था 1/2 dt, dx इक्वल आया था। अब ये टी स्क्वायर बनेगा, सिंप्लीफाई करने के बाद इस पे पावर रूल यूज हो जाएगा, t³ 3 बन जाएगा। इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 1/12। इसी तरह थर्ड पार्ट की बात करते हैं जो dy के y के अलोंग है, x की वैल्यू 1/2t है, y की t पावर 5/2 है वो पुट किया, dy की जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो 5/2 t पावर 3/2 dt आई थी। सिंप्लीफाई करते हैं, ये टी स्क्वायर डॉट टी पावर 3/2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स ऐड करेंगे तो बन जाएगी 7/2। यहाँ पर पावर रूल यूज करें, इसकी पावर में एक ऐड करें, वही पावर नीचे लिखें, यानी 9/2 नीचे, ये ऊपर जाके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/18। क्वेश्चन नंबर 5 to 8 में हमें लाइन इंटीग्रल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है अलोंग द कर्व सी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो कर्व गिवन है वो है y इज इक्वल टू x³ + 1 और 2 पॉइंट्स गिवन है -1 to 0 एंड 1 to 2। ये पॉइंट्स गिवन होते हैं लिमिट्स के लिए, ठीक है। अब जहां पर इस इंटीग्रल के अंदर y आ रहा है, हम उस y की जगह पे पुट कर देंगे x³ + 1 को, ठीक है। अब जैसे y को चेंज करेंगे x की फॉर्म में, जहां जहां पे y आएगा वहां पे x³ + 1 पुट करेंगे तो आपका जो टोटली क्वेश्चन है वो x वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जहां पे dy आ रहा होगा हम उसको भी dx की फॉर्म में चेंज कर लेंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू x³ + 1 पुट करना है। अब यहाँ से dy भी फाइंड करते हैं वो किसके इक्वल आता है, दोनों तरफ हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो वो आएगा dy/dx। यहाँ पे लेंगे तो पावर यूज होगा 3x² आएगा। यहाँ से जो dx बटे में आएगा आप इसको बाद में इधर मल्टीप्लाई करवा लें तो dy = 3x² dx। हम रिप्लेसमेंट करते हैं 6x के y की जगह पे x³ + 1 आ जाएगा, dx एज इट इज, प्लस x y की जगह पे x³ + 1 और ये dy इसको आप रिप्लेस करेंगे 3x² dx के साथ, ठीक है। अब ये टोटली अगर आप क्वेश्चन देखें तो x के अलोंग आपने इसका इंटीग्रल लेना है। तो x की लिमिट्स देखते हैं वो कौन सी है। x की जो मिनिमम वैल्यू -1 और जो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो हम लिमिट आ जाएंगे -1 to 1। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 6x² को x³ से मल्टीप्लाई करवाएं 6x पावर 5 आ जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई होगा 6x² आ जाएगा। 3x² इस x से मल्टीप्लाई होगा 3x³, तो 3x³ इस x³ से मल्टीप्लाई 3x पावर 6 और इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x³ आ जाएगा। dx हमने कॉमन ले लिए। अब हम इसका x के लॉन्ग इंटीग्रल ले लेते हैं। यहाँ पे पावर रूल यूज होगा, x पावर 6/6 आ जाएगा, यहाँ पे x पावर 3/3 आएगा, यहाँ पे x पावर 7/7 और यहाँ पे x पावर 4/4। ये इंटीग्रल पे पावर रूल यूज हुआ है, ठीक है। अब इस पे हम जहाँ जहाँ पे x आ रहा है अपर लिमिट 1 पुट कर देते हैं और फिर लोअर लिमिट -1 पुट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने अपर लिमिट 1 पुट कर दी और लोअर लिमिट जो है वो -1 पुट कर दी है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 34/7। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें हमें जो कर्व गिवन है वो है y इज इक्वल टू x² + 2x। तो हम y को रिप्लेस करेंगे x की फॉर्म में, जाहिर सी बात जहाँ पे dy आएगा उसको भी हम चेंज करेंगे फिर dx की फॉर्म में, ताकि हमारा टोटली क्वेश्चन जो है वो x वेरिएबल के अलोंग इंटीग्रल सॉल्व करना पड़े, ठीक है। y इज इक्वल टू x² + 2x। हम दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। dy/dx इधर आएगा 2x + 2 आ जाएगा, यहाँ से dx उठाएंगे दूसरी तरफ ले जाएंगे
तो डी वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 2 dx। अगर किसी को डिफरेंशियल लेना नहीं आता तो वो डेरिवेटिव का कंसेप्ट यूज कर ले। ठीक है, अब रिप्लेस करते हैं इस क्वेश्चन में। y की जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, dx एज इट इज आएगा प्लस x एज इट इज आएगा, प्लस y की जगह पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस dy की जगह पे लिखेंगे 2x प्लस 2 dx। अब टोटली x वेरिएबल में इंटीग्रल बन रहा है तो x की लिमिट्स हम देख लेते हैं। x की लिमिट्स 0 to 2 वो पुट कर दिए हमने। सिंप्लीफाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे ये 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा, बल्कि ये x और ये 2x 3x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x 2x प्लस 2। नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, एक्स स्क्वायर 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर, 3x इससे मल्टीप्लाई 6x स्क्वायर और 3x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x आ जाएगा। ठीक है, अब dx जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं, इनमें एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर और ये 6x स्क्वायर, 9x क्यूब 9x स्क्वायर हो जाएगा, 2x और ये 6x 8x और साथ में ये 2x क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे पावर रूल यूज हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, यहाँ पे एक्स पावर 4/4 आएगा। नेक्स्ट आगे सिंप्लीफिकेशन करनी है और अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करनी है। यहाँ पे हमने अपर लिमिट अप्लाई कर दी एक्स की जगह पे, जहाँ पे 2 पुट कर दिया है, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट इसमें एक्स की जगह पे 0 पुट कर दी और इसको सिंप्लीफाई किया है तो हमारा जो आंसर है फाइनली वो आ गया है 48। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ग्राफ दिया वो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। यहाँ पे आप y की फॉर्म में भी y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। आप बेस्ट यहाँ पे यही होगा कि जहाँ पे x आ रहा है उसको हम रिप्लेस कर दें y स्क्वायर के, यानी y को अब रिप्लेस नहीं करना, यहाँ पर x को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो x की जगह पे हम पुट कर देंगे y स्क्वायर, जहाँ जहाँ पे x आ जाएगा आएगा वहाँ पे y स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि हमारा अब क्वेश्चन टोटली y की फॉर्म में कन्वर्ट होने जा रहा है। हम दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे डेरिवेटिव लें, इसका x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लें तो वो 1 आएगा, यहाँ पे पावर यूज होगा तो 2y और विद पावर डेरिवेटिव, पावर के बगैर डेरिवेटिव वो y का dy बाई dx आएगा। वो dx बटे में जो उसको उठा के साइड पे 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो आ जाएगा dx इक्वल टू 2y dy, यानी कि अब हम टोटली इसको y के अलोंग कन्वर्ट करने जा रहे हैं। जहाँ पे x आ जाएगा वहाँ पे y स्क्वायर पुट कर देंगे, जहाँ पे dx आ जाएगा वहाँ पे 2y dy पुट कर देंगे। ये x की जगह पे आ गया y स्क्वायर माइनस y, dx की जगह पे आ गया 2y dy प्लस x की जगह पे y स्क्वायर और dy साथ है। अब देखें ये टोटली y के अलोंग है। अब y की लिमिट यूज करते हैं, y की लिमिट्स -2 to 2 है, वो हमने पुट कर दी है। नेक्स्ट ये 2y मल्टीप्लाई होगा तो 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर और ये प्लस y स्क्वायर, dy हमने कॉमन ले लिया है, -2y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ से हमें मिलेगा -y स्क्वायर। अब यहाँ पे y को लॉन्ग इंटीग्रल लेंगे, पावर रूल यूज होगा, y पावर 4/4 माइनस y क्यूब बाई 3 आ जाएगा। अब इस पे जहाँ पे y आ रहा है अपर लिमिट 2 पुट करते हैं और जहाँ पे y आ रहा है फिर उसी में हम लोअर लिमिट -2 पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो है -16/3। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, उसमें जो कर्व गिवन है वो x इक्वल टू वाई क्यूब है, तो यहाँ पर भी जहाँ पे x आएगा हम उसको रिप्लेस कर लेंगे y क्यूब के साथ, यानी कि अब टोटली हम यहाँ पर भी हम क्वेश्चन जैसे 7 किया है y की फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हैं, dx का x का डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट तो 1 आ जाएगा, y क्यूब का पावर रूल यूज करेंगे डेरिवेटिव लेने के लिए तो ये बनेगा 3y स्क्वायर, फिर विद पावर डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई dx, ये dx जो बटे में आएगा वो इधर आकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि अब x को y क्यूब से रिप्लेस कर देंगे और dx जहाँ पे आएगा वहाँ पे 3y स्क्वायर dy पुट कर देंगे, इन दोनों को रिप्लेस करेंगे, बाकी सब एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पे x की जगह पे y क्यूब लगा है, ये y एज इट इज आ जाएगा, dx की जगह पे हम लिखेंगे 3y स्क्वायर dy प्लस x की जगह पे लिखेंगे y क्यूब, यानी y क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, साथ में y क्यूब है और dy एज इट इज। और ये टोटली क्वेश्चन y की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो y की लिमिट्स अब यूज करेंगे, y की लिमिट्स हैं 0 to 1, ये पुट करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी ये 3y स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3y 6 dy बनेगा और ये y पावर 6 और y क्यूब से मल्टीप्लाई होगा y पावर 9 बन जाएगा।
डी वाई कॉमन ले लेते हैं, 3y⁻6 + y⁻9 आ जाएगा। यहाँ पे हम पावर रूल यूज करते हैं जो इंटेग्रल का है, 3y⁻7/7 आ जाएगा। यहाँ पे y⁻10/10 आ जाएगा। अब यहाँ पे अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट जो है 0 पुट करते हैं, तो हमारा फाइनली जो आंसर है वो आ जाएगा 37/70। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों में हमने लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है अलोंग गिवन कर्व। जो हमें क्वेश्चन में कर्व दिया होगा उसके अलोंग हमने लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी 4 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के भी 4 पार्ट्स हैं। जिस कैटेगरी के क्वेश्चन नंबर 11 के 4 पार्ट्स हैं उसी कैटेगरी के क्वेश्चन नंबर 12 के वो 4 पार्ट्स होंगे। ठीक है, अब जो कर्व है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो फ्रॉम पॉइंट 0, 0 to 1, 3 है। ये बेसिकली ये जो पॉइंट दिए गए हैं ये कर्व के लिए डायरेक्शन को शो करते हैं। तो डायरेक्शन किस तरफ होगी, कर्व ऊपर से नीचे होगा, लेफ्ट से राइट होगा, किस तरफ ये हमारा ग्राफ को देखा जाएगा। देखें, हमें ये एक ग्राफ दिया हुआ है। अब पॉइंट्स मेंशन नहीं थे ग्राफ में, मैंने वो पॉइंट्स भी मेंशन कर दिए। ये पॉइंट 0, 0 है, ये पॉइंट 1, 0 है और ये पॉइंट 1, 3 है। हमने जाना है पॉइंट 0, 0 to 1, 3 की तरफ, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जाना है। तो अलोंग द कर्व जाएंगे तो पहले तो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ सकते हैं, फिर इस पॉइंट से आप इस पॉइंट तक आ सकते हैं। ये जो इसको हम C1 कर्व कह लेते हैं और इसको C2 कर्व कह लेते हैं। यानी दोनों कर्व्स के अलोंग लाइन इंटीग्रल फाइंड करेंगे और उनका सम करेंगे तो वो टोटल कर्व के अलोंग जो है वो लाइन इंटीग्रल हो जाएगा। हम इस कर्व की बात करते हैं। इस कर्व के लिए जो लाइन की इक्वेशन है वो y = 0 है। आप 2 पॉइंट्स वो फार्मूला यूज करके फाइंड कर सकते हैं, यानी x1 y1 x2 y2 वो फार्मूला यूज करके, यानी y - y1 = m × x - x1 यहाँ पे लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे ज्यादा बेस्ट रहेगा आप देखें कि कौन से कोऑर्डिनेट इस लाइन के अलोंग सेम आ रहे हैं। y के कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं तो ये y = 0 की इक्वेशन है। अब इन दोनों पॉइंट्स की बात करें तो इनमें देखें कौन से कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं। इसमें x के कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं तो x = 1 जो है इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। ये चीज आप डायरेक्ट बता सकते हैं। अदरवाइज ये तो पॉइंट्स को यूज करके भी कर्व की इक्वेशन फाइंड की गई है। C1 कर्व वो पॉइंट्स को यूज करके फाइंड किया तो y = 0 आया है, और C2 कर्व के लिए लाइन की इक्वेशन फाइंड की है तो वो हमारे पास आई है x = 1। ठीक है, जब हॉरिजॉन्टल लाइन हो या वर्टिकल लाइन हो तो फिर इस तरह करने की जरूरत नहीं है। जब नॉन वर्टिकल लाइन हो, ना वो x एक्सिस की पैरेलल हो ना वो y एक्सिस की लाइन पैरेलल हो, ठीक है, यानी नॉन वर्टिकल लाइन हो उसको हम कहते हैं। उसमें हम 2 पॉइंट्स को यूज करके फिर इस फॉर्म से हम जो है उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करते हैं। इनमें हमें जरूरत नहीं है। अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आती कि y0 कैसे है, x = 1 कैसे है, वो ये फॉर्म यूज कर सकता है। ठीक है, अब अलोंग द कर्व C1 y0 आ गया। इसका डिफरेंशियल लेते हैं। कांस्टेंट का डिफरेंशियल जो है वो 0 होता है, डिफरेंशियल dy उसका डिफरेंशियल जो है वो 0 आ जाएगा। यहाँ पर x 1 है तो ये 1 कांस्टेंट है तो x का डिफरेंशियल लेते हैं, और यहाँ पे कांस्टेंट उसका डिफरेंशियल लेंगे तो उसका डिफरेंशियल जो है वो 0 आ जाएगा। अब अलोंग द कर्व C1 में हम y की जगह पे 0 पुट करेंगे और dy की जगह पे भी हम 0 पुट करेंगे। ठीक है, C2 कर्व में x की जगह पे 1 पुट करेंगे और dx की जगह पे 0 पुट करेंगे। यहाँ पे हम पुट करते हैं, ये C1 कर्व है, y की जगह पे 0 पुट करना है और dy की जगह पे भी 0 पुट करना है। यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0, ये टोटली 0 हो जाएगा। अब इसकी लिमिट जो मर्जी हो, जब डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर 0 आ जाए तो वो टोटल जो है डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर भी 0 ही आता है। यानी C1 के अलोंग हमें जो है 0 आंसर मिला है इसका। अब C2 की बात करते हैं। C2 में x को 1 पुट करना था और dx को 0 पुट करना था, तो x की जगह पे यहाँ पे 1 लगाएंगे, dx की जगह पे 0, ये 0 हो जाएगा। x की जगह पे 1 + y और साथ में dy आ जाएगा। अब हमारा जो क्वेश्चन है जो C2 के अलोंग रह जाएगा वो 1 + y dy। अब अगर आप देखें तो ये इंटीग्रल y के अलोंग है, तो ये कर्व हमारा C2 था, तो C2 में y की लिमिट्स चेक करेंगे क्योंकि y के अलोंग है तो लिमिट्स भी y की ही चेक की जाएंगी। तो y की जो लिमिट्स हैं C2 कर्व में
वो अगर आप देखें तो डायरेक्शन का खास ख्याल रखिएगा। ये हमारा जो y की वैल्यू 0 आ रही है और y की वैल्यू 3 आ रही है, तो डायरेक्शन का ख्याल करें तो 0 to 3 ही बनती है लिमिट। अगर इसकी डायरेक्शन उलट होती इसकी, फिर पहले 3 आना था फिर बाद में 0 आना था। अब यहाँ पे y की लिमिट जो C2 कर्व के अलोंग थी वो 0 to 3 है, वो यहाँ पे पुट करते हैं। ये पुट कर दिया, y का इंटीग्रल y स्क्वायर बाई 2 अगर 1 का इंटीग्रल y हो जाएगा। अब इस पे हम लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 15/2 होगा। बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में हमें ये कर्व दिया हुआ था, उन पॉइंट्स को हमने देखा और शो कर दिया। ये पॉइंट जो है वो 0 0 है और ये जो 0 3 और ये 1 3 है, ये पॉइंट्स गिवन नहीं थे। हो सकता है कि क्वेश्चन अगर आपको आए तो उसमें ये पॉइंट आपको गिवन। अच्छा, तो अब ये कर्व है, कर्व सेम है, चारों पार्ट के लिए कर्व सेम है। अब कर्व डिफरेंट है लेकिन जो इंटीग्रल के अंदर जो फंक्शन आ रहा है वो एक जैसा ही है। अब ये कर्व बेसिकली दो कर्व्स के ऊपर मुश्तमिल है, कि ये C1 और दूसरा ये C2 है। तो हम इस दोनों का लाइन इंटीग्रल जो फाइंड करके उनका सम कर लेंगे। अब C1 लाइन की बात करते हैं। ये जो लाइन है ये y एक्सिस के ऊपर आ रहा है। y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। वैसे भी इन दोनों पॉइंट्स को यूज करें, इसमें कौन से कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं, x के कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं। x, ये इक्वेशन होगी x इक्वल टू 0 की। और इसकी बात करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को यूज कर लेते हैं। इसमें कौन से कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स में, वो है y कोऑर्डिनेट। ये इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू 3, ये y इक्वल टू 3 की और ये x इक्वल टू 0 की है। ठीक है, तो हम ये पुट करते हैं। कर्व 1 के लिए x 0 है तो उसका डिफरेंशियल लेंगे, dx यानी डिफरेंशियल होता है, dx डिफरेंशियल आ जाएगा हमारे पास, 0 का डिफरेंशियल 0 आ जाएगा। अब y का डिफरेंशियल लेते हैं, तो y का डिफरेंशियल जो है उसको लिखते हैं dy, और 3 का डिफरेंशियल, कांस्टेंट का डिफरेंशियल लेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो C1 कर्व में जहां पर x आ रहा है वहां पे हम 0 पुट करते हैं, जहां पे dx आ रहा है वहां पे भी 0। y में जहां पे 3 आएगा, जहाँ पे y आएगा C2 कर्व में वहां पे 3 पुट कर देंगे, और जहाँ पे dy आएगा 0 पुट कर देंगे। ये हमने रिप्लेसमेंट कर। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें, ये C1 जो कर्व था ये टोटली y में कन्वर्ट हो गया है। तो C1 में आपने y की मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। अगर आप इस पे गौर करें तो ये x की फॉर्म में इंटीग्रल हो गया है। तो अब C2 कर्व में जो x की मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू वो हमने लगानी है C2 में। C1 में y की मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू, C1 में y की मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू 3 आ रही है। फर्स्ट कर्व में तो बन जाएगा आपके पास लिमिट्स 0 to 3, और सेकंड में आपने x की मिनिमम टू मैक्सिमम बतानी है। x की मिनिमम यहाँ पे 0 आ रही है, जहाँ पर x की जो मैक्सिमम वो 1 आ रही है C2 कर्व में। ये C2 कर्व है तो वो 0 to 1। इनको देखते हुए हमने जो है इंटीग्रल की लिमिट्स अप्लाई कर दी और इनका इंटीग्रल लिया और सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास आंसर फाइनली आ जाएगा 6। सी पार्ट की बात करते हैं। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, अब ये एक सिंगल कर्व ही है, हमने पहुंचना था 0 0 से 1 3 पे। अब ये ना तो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना तो ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, अब इस तरह के जो लाइन होती हैं उनको y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन से सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे इस पॉइंट को हमने x1 y1 कह दिया और इसको x2 y2 कह दिया। स्लोप पॉइंट की वो 3 आई और यहाँ से इक्वेशन हमारे पास बनी है y इज इक्वल टू 3x, यानी कि इस कर्व की जो इक्वेशन है वो आगे हमारे पास y इज इक्वल टू 3x। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशियल ले लें तो इसका डिफरेंशियल 2y 3x का डिफरेंशियल dx। अदरवाइज आप डेरिवेटिव भी ले सकते हैं dy बाई dx, और 3x का डेरिवेटिव 3 है, dx इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, dy इज इक्वल टू 3dx। अब जहाँ पे y आएगा वहां पे हम 3x पुट कर देंगे, जहाँ पे dy आएगा वहां पे 3dx पुट कर देंगे, बाकी सबको एज इट इज रहने देंगे। x y इसकी जगह पे 3x, dx एज इट इज रहने देंगे, प्लस x प्लस y की जगह पे 3x पुट करना है और dy की जगह पे 3dx पुट करना है। इनको सिंप्लीफाई करें तो बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9x, 9x और 3x 12x हो जाएगा। अब इन पे पावर रूल यूज किया और इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो आंसर है वो 7 आ जाएगा।
क्वेश्चन टोटली एक्स में चेंज हो चुका है, तो इसमें लिमिट जो हमने यूज की है वो एक्स की ही मिनिमम टू मैक्सिमम यूज करनी है। एक्स की यहाँ पे मिनिमम है वो 0 और यहाँ पे एक्स की जो मैक्सिमम आ रही है वो 1 आ रही है। ठीक है, ये ना होगा आप एक्स के लॉन्ग इंटीग्रल ले रहे हैं और लिमिट जो है वो वाई की यूज कर रहे हैं, इस पे गौर कीजिएगा। डी की बात करते हैं। अब डी में उसने कर्व दिया हुआ है 0 0 to 1 3। देखो चारों पार्ट्स में उसने क्या किया है, 0 0 to 1 3 तक की कर्व दिया है, वो डिफरेंट कर्व्स दिए हुए हैं उसने। ठीक है, अब इस कर्व में ये 0 0 पॉइंट है, ये 1 3 और इसका कर्व उसने हमें दिया हुआ है। अगर लाइन की बात करते तो फिर तो हम दोनों पॉइंट्स को यूज करके लाइन की इक्वेशन निकाल सकते थे। ये कर्व है, कर्व में इस तरह लाइन की इक्वेशन, इस तरह इक्वेशन आप फाइंड नहीं कर सकते, तो उसने इसलिए इस क्वेश्चन में ये इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 3x²। अब जहाँ पे y आएगा वहां पे हम 3x² पुट कर लेते हैं। ठीक है, और साथ में इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x की स्क्वायर dy बाई dx 6x बनेगा, dx इधर आकर मल्टीप्लाई dx मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आकर, तो dy आ जाएगा 6x dx। रिप्लेस करते हैं, y की जगह पे 3x² लगाते हैं और dy की जगह पे 6x लगा देंगे। ये टोटली x में कन्वर्ट हो जाएगा और x की मिनिमम टू मैक्सिमम 0 to 1 है वो पुट करते हैं। अब इसका इंटीग्रल ले लें, उस पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है वो अप्लाई करें और सिंप्लीफाई करें, तो हमारा जो आंसर आएगा फाइनली वो 29/4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन है और कर्व हमें चारों पार्ट्स में वो देगा, उसको यूज करते हुए हमने जो है लाइन इंटीग्रल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है जी। इसका फर्स्ट पार्ट ए पार्ट, इसमें भी हमारे पास दो कर्व हैं। एक कर्व यहाँ से लेके यहाँ तक ले लें C1 और दूसरा कर्व यहाँ से लेके यहाँ तक ले लें C2। अगर कुछ लोग ये चाहता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहले, बल्कि इस पॉइंट को आप देखें, वो पॉइंट क्या दिए हुए 1 2 से स्टार्ट करना है और -2 8 पे पहुंचना है, इसकी डायरेक्शन देखिएगा। पहले ये पॉइंट 1 2 है, ये -2 8 है, तो आप इधर से तो इधर नहीं आएंगे, हम चलेंगे 1 2 पॉइंट से चलेंगे और -2 8 पॉइंट की तरफ जाएंगे। 1 2 ये पॉइंट है, -2 8 ये है, तो ये इस कर्व, ये कर्व C1 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास कर्व C2 हो जाएगा। अब बेसिकली ये दो लाइन इंटीग्रल के क्वेश्चन बन जाएंगे, दो कर्व्स के अलोंग बन जाएंगे C1 और C2, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा टोटली कर्व बनेगा। तो हम इक्वेशन की बात करते हैं C1 के अलोंग। C1 में अगर आप दोनों पॉइंट्स को देखें तो x की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं, तो ये x इक्वल टू 1 की इक्वेशन है, और वैसे भी ये y के पैरेलल है तो ये x की इक्वेशन होगी। अब इसकी बात करते हैं, इस दोनों पॉइंट्स में, इसमें y कोऑर्डिनेट सेम है, यानी y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा इस इक्वेशन, और y इज इक्वल टू 8 इक्वेशन पैरेलल होती है x एक्सिस के। अब रिप्लेसमेंट करते हैं, यानी कर्व 1 में x, कर्व 1 की इक्वेशन है x इक्वल टू 1 और कर्व 2 की इक्वेशन y इज इक्वल टू 8। इसका डिफरेंशियल ले लें, डेरिवेटिव लें, dx इक्वल टू 0 आएगा। इसका डिफरेंशियल लें, कांस्टेंट का डिफरेंशियल जो है वो 0 होता है, dy इक्वल टू 0 आ जाएगा। कर्व 1 में जहाँ पे x आएगा वहाँ पे 1 पुट करेंगे, जहाँ पे dx आएगा वहाँ पे 0 पुट कर देंगे। ये इधर रिप्लेसमेंट करने जा रहे हैं, x की जगह पे 1 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, dx की जगह पे 0, ये 0 कर देगा, प्लस 2 x की जगह पे 1, साथ में dy आ जाएगा। यहाँ पे सेकंड कर्व में y की जगह पे 8 पुट करने जा रहे हैं, x स्क्वायर प्लस y की जगह पे 8 स्क्वायर हो जाएगा, dx प्लस 2 x dy, ये 0 के इक्वल है, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन y के अलोंग बना है और ये x के अलोंग, तो कर्व 1 में जो y की मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू वो हमने पुट कर दी है, y की मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू कर्व 1 में वो 2 to 8 है, और कर्व 2 जो है वो x के अलोंग बना है, तो x की जो कर्व 2 में मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू है तो 1 2 -2, इस डायरेक्शन को देखते हुए लगाना है, -2 to 1 नहीं लगाना, 1 to -2 लगाना है। ये देखिए, ये नहीं समझना कि ये -2 छोटी वैल्यू 1 बड़ी है तो हम -2 को नीचे रखें 1 को ऊपर रखें, बल्कि डायरेक्शन चेक करें हम जा किस तरफ रहे हैं। ठीक है, तो 1 to -2। अब अगर आप इसके लिमिट्स को चेंज करना चाहते हैं तो बाहर जो है वो माइनस आ जाएगा, प्लस है तो बाहर माइनस हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रल
डी वाई का इंटीग्रल वाई आ जाएगा और इसका एक्स क्यूब बाई 3 और 64 और साथ में एक्स आ जाएगा। उस पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो -183 आ रहा है। बी पार्ट की बात करते हैं। हमने जाना जो है वो 1 2 पॉइंट से -2 8 की तरफ जाना है। अब 1 2 डायरेक्शन इसकी ये होगी, पहले इस तरफ आएंगे, ये इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, यहाँ से फिर आप इस पॉइंट पे आ सकते हैं। ये C1 कर्व होगा और ये हमारे पास C2 कर्व होगा। C1 की जो ये जो क्विज की इक्वेशन जो बनेगी वो है, अगर इनके पॉइंट्स को देखा जाए दोनों के, तो y की वैल्यू सेम आ रही, तो y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 की है और वैसे भी ये पैरेलल है x एक्सिस के, y इज इक्वल टू 2। और इस कर्व की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू -2। यहाँ पर x के कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं इस लाइन के अलावा, ये x इक्वल टू -2 की इक्वेशन है। इन इक्वेशन को यूज करते हैं, दो कर्व हैं, दोनों कर्व्स के लॉन्ग इंटीग्रल लेकर उनका सम ले लेंगे। y2 आ रहा है, इसका डिफरेंशियल लेंगे वो 0 आ जाएगा। यहाँ पे x -2 आ रहा है, इसका डिफरेंशियल लेंगे तो वो 0 आ जाएगा। अब कर्व वन में जहाँ पे y आएगा वहाँ पे 2 पुट कर दीजिएगा और dy की जगह पे 0 पुट कर दीजिएगा, ये हमने पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे C2 में x की जगह पे -2, जहाँ पे dx आएगा वहाँ पे 0 पुट कर दिया। अगर आप इस पे गौर करें तो ये हमारा क्वेश्चन x की फॉर्म में बनना है, कर्व C1। तो इसमें x की मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू यूज करेंगे। x की मिनिमम वैल्यू आ रही 1 और मैक्सिमम वैल्यू आ रही -2, तो डायरेक्शन यही रहेगी 1 2 -2। और यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी y की लिमिट्स लगानी है। y की लिमिट्स आ रही है, पहले 2 पुट होगी, फिर y की लिमिट जो है वो 8 पुट होगी, 2 to 8 आएगी। जिसका पहले जिक्र किया गया है यानी वो उसकी लिमिट्स पहले यूज होंगी। हमेशा माइंड में यही ना रखिएगा मिनिमम टू मैक्सिमम, बल्कि जो कोऑर्डिनेट, जो पॉइंट आपको पहले गिवन है उसका y कोऑर्डिनेट, जो बाद में पॉइंट गिवन है उसका y कोऑर्डिनेट, जो पहले गिवन है उसका y कोऑर्डिनेट लोअर लिमिट आएगा, जो बाद में पॉइंट गिवन है उसका y कोऑर्डिनेट अपर लिमिट के तौर पे आएगा। अगर हम x कोऑर्डिनेट की बात करेंगे इसी तरह, तो जो पहले पॉइंट दिया उसका x कोऑर्डिनेट लोअर लिमिट में आएगा, जो बाद में दिया है उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो अपर लिमिट के तौर पे आएगा। वैसे तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू नजर -2 है और बड़ी वैल्यू जो है वो 1 है, तो -2 to 1 नहीं लिखा हमने, डायरेक्शन का ख्याल रखा है। तो डायरेक्शन इसकी क्या थी, हम जा रहे हैं 1 2 से -2 2 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले ये आ रहा है बाद में ये आ रहा है, तो इस डायरेक्शन का ख्याल कीजिएगा। ये लिमिट्स पुट कर दी और इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा -39। सी पार्ट की बात करते हैं। इसमें अब डायरेक्ट लाइन दी हुई है, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 था उसी पैटर्न से क्वेश्चन नंबर 12 हमें गिवन है। अब ये दो पॉइंट्स गिवन है तो इन पे हम जो है 2 पॉइंट्स फॉर्म यूज करके ही लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इस पॉइंट को x1 y1 कह लें, इस पॉइंट को x2 y2 कह लें, यहाँ से लाइन की इक्वेशन फाइंड करें तो वो आएगी y इज इक्वल टू -2x + 4। अब डेरिवेटिव ले लेते हैं x के रिस्पेक्ट, वो बन जाएगा dy इक्वल टू -2dx। अब कर्व एक ही है, जहाँ पे y आएगा वहां पे रिप्लेस कर देंगे -2x + 4, जहाँ पे dy आएगा वहां पे पुट कर देंगे -2dx। तो ये इसमें हमने रिप्लेसमेंट कर दी, y और dy की रिप्लेसमेंट कर देंगे। अब टोटली क्वेश्चन x की फॉर्म में हो गया, तो अब इस कर्व के अलोंग x की वैल्यू देखते हैं डायरेक्शन को देखते हुए। डायरेक्शन इस साइड से उस साइड पे है, तो पहले इसका x कोऑर्डिनेट पुट करेंगे वो है 1, फिर जो ये पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट पुट करेंगे वो है -2, यानी लोअर लिमिट में 1 आएगा और अपर लिमिट में -2 आ जाएगा। जी, इसको सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आएगा वो है -93। डी पार्ट की बात करते हैं। अब डी पार्ट में उसने कर्व हमें कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x²। अब डायरेक्शन है 1 2 टू -2 8 पे जाना है। ठीक है, तो डायरेक्शन ये इस साइड से अपर साइड पे होगी। अगर तो -2 8 से 1 2 की तरफ आना होता फिर डायरेक्शन उलट हो जानी थी, इसकी रिवर्स हो जानी थी। y इज इक्वल टू 2x² गिवन है, हम डिफरेंशियल डेरिवेटिव लेते हैं इसका, तो ये बनेगा dy 4x dx। y को 2x² से रिप्लेस करते हैं, dy को 4x dx से रिप्लेस करते हैं।
जी, ये रिप्लेसमेंट की है। अब हमारा जो टोटली क्वेश्चन वो एक्स की फॉर्म में आ गया। अब एक्स की डायरेक्शन को देखते हुए लिमिट से लिखेंगे। इस पॉइंट की एक्स की जो लिमिट आ रही है वो 1 आ रही है, और इसकी जो एक्स की लिमिट्स आ रही है वो -2 आ रही है। तो 1 to -2 जिस कर्व के लॉन्ग लेना है उसी की लिमिट्स देखनी है, उसी उन्हीं के पॉइंट्स को यूज करना है। 1 to -2 और एक्स के लॉन्ग इसका इंटीग्रल लें और सिंप्लीफाई करें तो हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा -267/5। आमतौर पर इस तरह के कर्व जो होते हैं वो क्वेश्चन में तो नहीं दिए जाते, फिलहाल आप इनको देख लें, आपको अच्छे से समझ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, ये दोनों क्वेश्चंस एक जैसे हैं। इन दोनों क्वेश्चंस में हमें कर्व्स की पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं टी की फॉर्म में। हमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस को यूज करके क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। देखें, x इक्वल टू ई पावर टी दिया हुआ है, y इक्वल टू ई पावर -t और z इक्वल टू ई पावर 2t दिया हुआ है, और साथ में t की लिमिट्स भी दी हैं बिटवीन 0 एंड 1। यानी कि अगर हम इससे रिप्लेस कर देंगे तो हमारा टोटली जो क्वेश्चन है वो टी की फॉर्म में आ जाएगा और लिमिट्स भी टी की हैं, तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। देखें, x की जगह पे ई पावर टी, अब जहाँ पे dx आएगा तो वहां उसको भी चेंज करना पड़ेगा dt की फॉर्म में। हम दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो इसका आ जाएगा dx/dt, और e पावर t का डेरिवेटिव आएगा e पावर t, और पावर का डेरिवेटिव t का वो 1 आ जाएगा t के रिस्पेक्ट। यानी यहाँ पे बनेगा dx/dt इक्वल टू e पावर t। वो dt जो है वो आप इधर जाकर मल्टीप्लाई करवा दें, dx इक्वल आ जाएगा e पावर t dt के। अब y का डेरिवेटिव भी हम t के रिस्पेक्ट लेते हैं तो dy/dt इक्वल टू e पावर -t, और पावर का डेरिवेटिव -t का डेरिवेटिव -1 साथ आएगा, वो साथ लिख दिया। ये बटे वाला dt बाद में इधर मल्टीप्लाई करवा लें। z का डेरिवेटिव लेंगे t के रिस्पेक्ट तो dz/dt इक्वल टू e पावर 2t, और पावर का 2t का डेरिवेटिव 2 आएगा, वो साथ लिख लिया 2e पावर 2t, ये बटे में dt उधर मल्टीप्लाई करवा दिया। अब जस्ट रिप्लेसमेंट करते हैं, x की जगह पे ये x y z की जगह पे रिप्लेसमेंट कर देंगे और dx dy dz की जगह पे रिप्लेसमेंट कर देंगे t की फॉर्म में। जहां जहां पे x y z और dx dy dz हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर दिया। अब टोटली हमारा क्वेश्चन टी की फॉर्म में आ गया। अब टी की लिमिट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो 0 to 1 है। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा e पावर 40, dt कॉमन ले लेंगे, e पावर 40 माइनस e पावर -2t माइनस e पावर t प्लस 2e पावर 3t, ये बनेगा। अब इसका इंटेग्रल t के लॉन्ग लेते हैं। अब इंटेग्रल लेने जा रहे हैं, अब डेरिवेटिव नहीं इंटेग्रल है। e पावर 40 का इंटेग्रल e पावर 40, अगर तो इसका डेरिवेटिव लेते e पावर 40 का तो e पावर 40 और पावर का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होना था। अब यहाँ पे पावर का डेरिवेटिव इंटीग्रल ले रहे हैं, पावर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आएगा e पावर 40 ओवर 4 माइनस e पावर -2t ओवर -2, e पावर t का e पावर t आ जाएगा प्लस 2 e पावर 3t का e पावर 3t ओवर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे टी आ रहा है, अपर लिमिट 1 पुट करते हैं, फिर उसी में हम लोअर लिमिट जो है वो 0 पुट कर देंगे। जी, ये हमने अपर लिमिट 1 पुट कर दी है और लोअर लिमिट जो है वो 0 पुट कर दी। ई पावर 0 वो 1 के इक्वल होता है, तो इसको अब नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। इसमें भी हमें एक्स वाई और जी की जो है टी की फॉर्म में पैरामीटर इक्वेशंस दी हैं और टी के ऊपर कंडीशन है 0 to π/2। अब सबसे पहले हम डेरिवेटिव लेते हैं इसका टी के रिस्पेक्ट। टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो साइन टी का आ जाएगा कोस टी, यहाँ पे dx/dt बनेगा, वो dt इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसका dy/dt टू साइन टी का कोस टी आ जाएगा, और dz/dt यहाँ पे पावर रूल पहले यूज होगा। पावर शुरू में आएगी, पावर में से एक कम करेंगे यानी 2 साइन टी होल पावर, पावर 1 रह जाएगी, फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव, इस पावर के बगैर डेरिवेटिव लेंगे साइन टी का, वो साथ में कोस टी आ जाएगा। यानी यहाँ बनेगा 2 साइन टी कोस टी, और ये dz/dt बनेगा, dt इधर जाकर आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए। अब रिप्लेसमेंट करते हैं एक्स वाई जी dx dy और dz की जगह पे t की फॉर्म में जो हमारे पास वैल्यूज हैं, तो t की लिमिट साथ हम अप्लाई कर देते हैं 0 to π/2 जो क्वेश्चन में गिवन है। अब ये हमने रिप्लेसमेंट कर दी है, रिप्लेसमेंट की तो हमारे पास ये आया है। रिप्लेसमेंट करने के बाद 2 साइन टी कोस टी प्लस 4 साइन स्क्वायर टी कोस टी,
अब यहाँ पे देखें, इस 2 को, दोनों का इंटीग्रल आप अलग अलग लिख सकते हैं। 2 कांस्टेंट के तौर पर बाहर लिख लिया, साइन टी की पावर 1 है। अगर पावर 1 के अंदर जो भी फंक्शन होता है, पावर के अंदर जो भी फंक्शन हो उसका साथ में डेरिवेटिव होता है, हम उस फंक्शन की पावर में एक ऐड करते हैं, वही पावर नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे पावर रूल यूज होगा, साइन टी पावर 2/2 आ जाएगा। उस पर लिमिट्स हम 0 to π/2 अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ये साइन स्क्वायर टी, इसको लिखा जा सकता है साइन टी होल स्क्वायर। अब स्क्वायर होल पावर के अंदर साइन टी फंक्शन, उस फंक्शन का साथ में डेरिवेटिव मौजूद है। यहाँ पर भी पावर रूल यूज होगा, साइन टी पावर 3/3 आ जाएगा। यहाँ पर भी हम लिमिट 0 to π/2 अप्लाई कर देंगे जी। इस पे भी हमने लिमिट अप्लाई कर दी है और इस पे भी हमने जो है वो लिमिट अप्लाई कर दी है, और इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा जो आंसर आया वो है 7/3 जी। स्टूडेंट्स, ये चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपने 10.34 थ्योरम जो है यूज किया था जब क्वेश्चन लिमिट के क्वेश्चंस किए थे 17 to 20 12.2 एक्सरसाइज में। उसमें आपने फार्मूला यूज किया था x = x1 + at, y = y1 + bt और z = z1 + ct। अब x1 y1 z1 वो पॉइंट था जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। उस पॉइंट का हमने कह दिया था x1 है, y1 है और z1 है। और जो a b c या a1 a2 a3 आप कह लें, वो एक वेक्टर था। तो यानी कि ये जो पॉइंट है वो है, और ए बी सी जो के वेक्टर के कंपोनेंट हैं। अब अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो, 2 पॉइंट्स, तो एक पॉइंट को तो हमने P1 कहना है। अब वहां से हम वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। वो वेक्टर कैसे फाइंड किया जाएगा? दूसरा पॉइंट जो होगा उसके हम कोऑर्डिनेट्स को कहेंगे x2 y2 और z2। P1 के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को हम कह रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स को कह रहे हैं x1 y1 z1। अब अगर v वेक्टर, वो वेक्टर फाइंड करना है जिसको आपने a b c से नोट किया है, तो वो कैसे फाइंड होगा? सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस करें, यानी x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। ये बेसिकली आपको ये a है, ये आपका b होगा और ये आपका c होगा। यहाँ पे जो आप a b c कैलकुलेट करोगे वो पुट कर दोगे, और साथ में जो पहला पॉइंट है आपके पास x1 y1 z1, वो पॉइंट यहाँ पे पुट कर दोगे, तो आपके पास जो है वो पैरामीटर की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। अब देखें, a बेसिकली क्या चीज बन रही है? x2 - x1, b बन रहा है y2 - 1, तो c बन रहा है z2 - z1। इसी चीज को हम यूज करते हैं। देखें, हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, P1 और P2। हम इन दोनों पॉइंट्स को यूज करते हुए लाइन की पैरामीटर के इक्वेशन निकालना चाहते हैं। अब अभी आपने फार्मूला देखा, x = x1 + at, y = y1 + bt, z = z1 + ct था। अब a किसके इक्वल आया था? वो x2 - x1 के इक्वल आया था। तो वो मैं a की जगह पे अब x2 - x1 लिख लेता हूँ, ताकि हमें अलग से वो वेक्टर वगैरह का जिक्र इधर करने की जरूरत ही ना पड़े। तो पैरामीटर इक्वेशन बन गई x = x1 + x2 - x1 t, y = y1 + bt, b की जगह पे आ गया था y2 - y1, हमने वो लिख लिया। z = z1 + ct, c की जगह पे हमने लिख लिया z2 - z1। अब जब भी 2 पॉइंट्स हमें 3D में गिवन होंगे, 3 डायमेंशन में, ये जो थ्योरम हम 10.34 लगा रहे हैं, ये हम लगाते ही 3D पे हैं। अब यही कंसेप्ट यूज करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखें, फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन गिवन है, ये 886 पेज पे सबकोस्की के बुक पे हमें ये क्वेश्चन गिवन है। एक पॉइंट ये दिया हुआ और एक पॉइंट ये दिया हुआ। उसने कहा इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन फाइंड करें। तो हम इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन की पैरामीटर इक्वेशन निकालना चाहते हैं। अभी आपने वो 10.34 थ्योरम का जिक्र किया, वो था x = x1 + x2 - x1 t, y = y1 + y2 - y1 t और z = z1 + z2 - z1 t। अब ये वैल्यूज पॉइंट्स हम पुट करते हैं। x1 3 है, वो पुट कर दिया इधर, प्लस x2 -2 और माइनस x1 3 है, वो पुट कर दिया। यहाँ से पैरामीटर x की मिली 3 - 5t,
y की मिलेगी 1 + 60 और z की मिलेगी -2 - 2t। ये कंसेप्ट जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे उन 3D क्वेश्चंस के ऊपर जहां पर पैरामीटर इक्वेशंस हमें गिवन नहीं होंगी बल्कि ये 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। जैसा कि हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 में हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट P1 और ये P2 और ये 3D में है। 3 वेरिएबल हैं इस लाइन इंटीग्रल के क्वेश्चन में x, y और z। तो हम पहले इनकी पैरामीटर इक्वेशंस निकाल लेते हैं। तो वही फार्मूला यूज करेंगे x = x1 + x2 - x1t। अब इसमें इस पॉइंट को आपने x1 y1 z1 का, इसको x2 y2 z2 का वो हमने पुट कर दिया तो x की वैल्यू हमें मिली है 2t। इसी तरह y की वैल्यू हमें मिल गई 3t और z की वैल्यू मिलेगी वो 4t है। अब t कहां से लेके कहां तक है, अब इसको आप देखिएगा। अब अगर आप यहाँ पर ये x, y, z में ये पॉइंट पुट करते हैं 0 0 0, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, z की जगह पे 0, यानी 0 = 2t। 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो t 0 आ जाएगा। 3 इधर आके 0 है तो ये 3 इधर आके डिवाइड होगा तो t 0 हो जाएगा, यानी t हमें 0 मिल रहा है। अब एंडिंग पॉइंट पुट करते हैं यहाँ पर x की जगह पे 2 पुट करें, y की जगह पे 3 और z की जगह पे 4। यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 इधर आकर डिवाइड होगा तो t की वैल्यू मिल जाएगी 1। फिर y की वैल्यू क्या आ रही 3, वो यहाँ पे 3 पुट करें, 3 इधर आकर डिवाइड होगा, t की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1। और z की जगह पे 4 पुट करते हैं तो 4 इधर आकर डिवाइड होगा, t की वैल्यू 1 मिल जाएगी। यानी ये पॉइंट पुट कर रहे हैं इनमें पैरामीटर इक्वेशन में तो t की वैल्यू 0 मिल रही है, और ये पॉइंट पुट कर रहे हैं तो हमें t की वैल्यू क्या मिल रही है 1 मिल रही है। इसका मतलब है t > 0 < 1। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में भी आप ये 2 पॉइंट्स को यूज करते हुए फाइंड करेंगे तो t 0 और 1 के बिटवीन ही मिलेगा। अब हमने क्या करना है, सिंपली ये वही क्वेश्चन बन गया जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में किया। x इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, dx/dt इसका डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट 2 आ जाएगा। ठीक है, dy/dt यहाँ पे 3 आ जाएगा, dz/dt यहाँ पे डेरिवेटिव जो है 4t का वो 4 आ जाएगा। अब इसको यूज करते हुए ये जहाँ पे x y z आ रहा है और dx dy dz आ रहा है तो t के फॉर्म में जो हमारे पास फंक्शन बने हैं वो हम पुट कर देते हैं। ठीक है, और t की लिमिट 0 to 1 पुट कर देंगे। ये देखें हमने क्या किया, वो रिप्लेसमेंट कर दी है। रिप्लेसमेंट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन की, यानी dt कॉमन लिया है तो हमारे पास आया 18t + 24t + 12t। इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 54t। 54 इंटीग्रल कांस्टेंट के तौर पर बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रल आ जाएगा पावर रूल से t²/2। इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम अप्लाई कर देंगे t की जगह पे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर 27 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। इसमें भी हमने कर्व के अलोंग जो है वो लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है, तो पहले उस कर्व की पैरामीटर इक्वेशंस फाइंड करते हैं। सिमिलर क्वेश्चन, इसमें भी 2 पॉइंट्स गिवन है तो वो फार्मूला पैरामीटर इक्वेशन निकालने वाला फार्मूला यूज करेंगे। x = x1 + x2 - x1t, y = y1 + y2 - y1t और z = z1 + z2 - z1t। अब इसमें ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 वो रिप्लेस करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 - 5t, y आ जाएगा -2 + 7t और z आ जाएगा 3 - t। अब इसमें भी आप अगर ये पहला पॉइंट पुट करेंगे x की जगह पे 1 तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करें t 0 बनेगा, y की जगह पे -2 पुट करेंगे यहाँ से भी t 0 बनेगा और z की जगह पे 3 पुट करेंगे तो t हमें 0 मिलेगा। यानी ये पॉइंट पुट करेंगे x y z में तो t की वैल्यू 0 मिलेगी और ये पॉइंट पुट करेंगे आप x y z में तो t की वैल्यू जो है वो हमें 1 मिल जाएगी। ठीक है, अब ये x y z अब डिफरेंशियल लेते हैं, डेरिवेटिव ले लें। dx/dt इसका -5 आएगा, इसका dy/dt +7 आएगा, इसका dz/dt -1 आएगा। वो जो बटे में dt है वो दूसरी साइड पे आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अब x y z dx dy dz की रिप्लेसमेंट करते हैं और इंटीग्रल की लिमिट जो है वो 0 to 1 हम अप्लाई कर देते हैं। यहाँ देखें ये हमने रिप्लेसमेंट कर दी है। उसके बाद हम नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करने जा रहे हैं। इसकी सिंप्लीफिकेशन की है तो हमारे पास बना है 19 + 90
तो इसका इंटीग्रल लेते हैं 19 का इंटीग्रल 19t आ जाएगा प्लस 9t का इंटीग्रल 9 और t का पावर रूल यूज होगा t²/2। इस पे अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 0 पुट करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो 47/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में भी हमें लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है अलोंग द कर्व। तो इसमें हमें 2 पॉइंट गिवन है P1 P2। तो सिमिलरली जैसे आपने ऊपर क्वेश्चन किया है एक्स वाई जी की पैरामीटर इक्वेशन फाइंड करेंगे फार्मूला लगा के, जो फार्मूला हमारे पास होता है। तो एक्स से हमें टी मिलेगा, वाई 2t मिलेगा, जी इक्वल टू 3t मिल जाएगा यहाँ पे, और टी जो है वो बिटवीन 0 एंड 1 होगा। अब इसकी डिफरेंशियल भी फाइंड कर लेते हैं। एक्स ये आएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dx/dt इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव dy/dt इक्वल टू 2 और इसका डेरिवेटिव dz/dt इक्वल टू 3 आएगा। बाद में dt को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनेगा dx dt के इक्वल dy2dt के इक्वल और dz 3dt के इक्वल आएगा। हम ये रिप्लेसमेंट कर देते हैं, ये रिप्लेसमेंट कर दिए, ठीक है, 0 to 1 और रिप्लेसमेंट की है तो 6t³ बनेगा। इस पर पावर रूल यूज किया है और लिमिट सप्लाई की अपर और लोअर, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 3/2। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 17 में x के लॉन्ग लाइन इंटीग्रल नहीं फाइंड करना था, x y z dx नहीं था, ds था। चलें dx हमने सॉल्व कर लिया, अब ds की बात भी कर लेते हैं जी। ये क्वेश्चन था हमारा ds। अब हमारा क्या होता है, जब s के लॉन्ग लेना होता है इंटीग्रल तो हम लिखते हैं x, इसको x को भी t की फॉर्म में लिखते हैं, y को भी t की फॉर्म में लिखते हैं, z को भी t की फॉर्म में लिखते हैं, जो हमारे पास t की फॉर्म में x y z होता है। फिर ds इक्वल होता है, अगर तो 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल यानी x y इन्वॉल्व हैं, फिर तो हम यूज करते हैं dx/dt² प्लस dy/dt² अंडर रूट, होल अंडर रूट। अगर 3 वेरिएबल है तो फिर हम यूज करेंगे dx/dt² प्लस dy/dt² प्लस dz/dt² होल अंडर रूट और साथ में dt होता है। ये इसका फार्मूला है, ये डिफरेंशियल ऑफ आर्क लेंथ कहलाता है। ds का मतलब डिफरेंशियल ऑफ आर्क लेंथ। अभी तक हमने जो क्वेश्चन जो है x के लॉन्ग पूछा जा सकता है इंटीग्रल, y के लॉन्ग इंटीग्रल पूछा जा सकता है, और वो जो आर्क लेंथ है उसके लॉन्ग जो है वो भी इंटीग्रल पूछा जा सकता है। तो इस ds के लिए आपने याद रखना है, अगर 2 वेरिएबल है तो उसके अकॉर्डिंग, और 3 वेरिएबल तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, रिप्लेसमेंट करनी है। x हमारे पास क्या आया है, t आया था, ये x t आया है, y 2t आया है और z 3t आया है, वो हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं, वो पुट कर दिया। अब dx/dt क्या था हमारे पास, चेक करें, हमने डेरिवेटिव भी लिया हुआ है, dx/dt वो 1 है, dy/dt 2 है, dz/dt 3 है, ये हमने पुट कर दिया यहाँ पे जी। ये बना 14 अंडर रूट और 6 को भी बाहर निकाल लेते हैं कांस्टेंट के तौर पे। t इसका इंटीग्रल बनेगा t⁴/4, इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/2 अंडर रूट ऑफ 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, इसमें भी हमें लाइन इंटीग्रल ही फाइंड करना है। अब इसमें पॉइंट्स नहीं गिवन, पॉइंट्स नहीं दिए, हमें जरूरत होती पैरामीट्रिक इक्वेशंस की। अगर 3 वेरिएबल्स हों तो यहाँ पर पैरामीट्रिक इक्वेशंस उसने दी हुई हैं, उन्हीं पैरामीट्रिक इक्वेशंस को हम यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और इसको भी ds के अलोंग सॉल्व करना है। तो x a cos t दी है, y a sin t दी है और z b t दी है, तो हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। इसका डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट dx/dt, ये a cos t का डेरिवेटिव होता है माइनस sin t, dy/dt a sin t का डेरिवेटिव cos t होता है, dz/dt और इसका डेरिवेटिव b t का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा, ठीक है। तो x y प्लस z, अब ds 3, ये 3 वेरिएबल में है तो ds इक्वल होता है फार्मूले में dx/dt² प्लस dy/dt² प्लस dz/dt² होल अंडर रूट। ये फार्मूला हम पुट करते हैं, यानी टोटली अब हम t के लॉन्ग इंटीग्रल लेंगे। अब x y z को भी t की फॉर्म में जो है वो चेंज करेंगे। x की वैल्यू लगा दी a cos t, y के a sin t और z की bt लगा दी। अब देखें dx/dt माइनस a sin t था उसका स्क्वायर, dy/dt a cos t था उसका स्क्वायर और dz/dt b था उसका स्क्वायर आ गया। अब ये बनेगा माइनस का स्क्वायर, ये प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर t हो जाएगा और ये प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर t हो जाएगा। a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बनेगा sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t, जो कि 1 के इक्वल होता है। यहाँ से हमें a स्क्वायर मिल जाएगा और साथ में ये प्लस b स्क्वायर उसका अंडर रूट, ये कांस्टेंट के तौर पर हम इसको बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे a से मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर आ जाएगा, बाहर लिख सकते हैं आप इसको। और bt का इंटीग्रल जो है वो भी आप अलग से लिख सकते हैं।
अब साइन टी पावर के अंदर साइन टी और इसका फंक्शन का साथ में डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसके ऊपर हम पावर रूल लगा सकते हैं, यानी साइन टी पावर 2/2। बी कॉन्स्टेंट तौर पर बाहर लिख रहे हैं, टी पे इंटीग्रल लगाएंगे तो वो t²/2 आएगा। और जो लिमिट्स हमें क्वेश्चन में गिवन, जल्दबाजी नहीं करनी कि 0 to 1 लगा के लिमिट बैठ जाए। लिमिट देखें क्वेश्चन में अब कौन सी दी है, टी की 0 to 2 पाई दी, वो पुट की है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर दी और सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास जो आंसर आया है 2b π² √a² + b² आया। ये स्टूडेंट्स अब तक जो हम पढ़ चुके थे वो था स्केलर लाइन इंटीग्रल। अब हम बात करने जा रहे हैं वेक्टर लाइन इंटीग्रल। इसको ज़्यादा डीपली नहीं करने जा रहे, जस्ट आपको इसका फार्मूला क्लियर होना चाहिए, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके रिलेटेड तो आप ये फार्मूला लगा के इजीली क्वेश्चन को कर सकें। वेक्टर लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या है? इफ एफ इज कंटिन्यूस वेक्टर फील्ड। अब ये जो फंक्शन है एफ, ये एक कंटिन्यूस वेक्टर फील्ड है, एंड सी इज अ स्मूथ ओरिएंटेड कर्व, देन द लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ अलोंग सी। ये एफ बोल्ड करके लिखा हुआ है, ये एफ वेक्टर को शो कर रहा है। तो इंटीग्रल अलोंग सी एफ डॉट डी आर, ये लाइन इंटीग्रल का फार्मूला है। यानी आपको एक वेक्टर फील्ड फंक्शन गिवन होगा, वो यूज करेंगे, साथ में डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे डी आर के साथ। यहाँ पे आर भी एक वेक्टर। ये अगर हमें 2D में क्वेश्चंस गिवन है इन 2D, तो 2D में हमें वेक्टर फील्ड जो गिवन होगा वो इस फॉर्म में होगा, एफ वेक्टर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स एक्स वाई। इसमें आई यूनिट वेक्टर के साथ एक फंक्शन होगा और जे यूनिट वेक्टर के साथ एक फंक्शन होगा। इसको हम एफ ऑफ एक्स वाई कह लेते हैं और जे के साथ जो है उसको हम जी एक्स ऑफ वाई कह लेते हैं। तो जो आर वेक्टर है वो इक्वल हो गया एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर। डी आर की बात करते हैं, डी आर करेंगे तो ये आएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। एफ डॉट डी आर हमने फाइंड करना है, तो एफ वेक्टर लिखते हैं, एफ वेक्टर ये लिख लिया डॉट, फिर डी आर वेक्टर को लिख लेते हैं। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई मल्टीप्लाई होगा डी एक्स के साथ, आई डॉट आई वो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस, और ये जी ऑफ एक्स वाई मल्टीप्लाई होगा डी वाई के साथ, ये मिलेगा जी ऑफ एक्स वाई डी वाई, क्योंकि जे डॉट जे वो 1 के इक्वल होता है। यहाँ से मिल गया जे एक्स जी एक्स वाई डी वाई। अब 3D में इसकी बात करते हैं। इफ वेक्टर फील्ड 3D में 3 वेरिएबल्स में गिवन है, एफ फंक्शन है, वेक्टर में गिवन है, वेक्टर की फॉर्म में एक्स वाई जी 3 वेरिएबल्स हैं। उस 3 जब 3D में होता है तो उसमें यूनिट वेक्टर यूज होते हैं आई कैप जे कैप और के कैप। तो आई के साथ वाले को हमने फंक्शन के एफ ऑफ एक्स वाई से नोट किया है, जे के साथ जो जे का कोफिशिएंट है उसको जी एक्स वाई जी से नोट किया, और के यूनिट वेक्टर के साथ जो फंक्शन आ रहा है उसको एच एक्स वाई जी से नोट किया। अब 3D में आर वेक्टर जो इक्वल होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जी के कैप के इक्वल होगा। यहाँ से डी आर फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ से आ जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे और डी जी के। द लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ अलोंग सी, जब वेक्टर की फॉर्म में हमें गिवन होगा तो हमें एक एफ जो है वो वेक्टर फील्ड गिवन होगा, ठीक है, और साथ में एक कर्व के लिए जो है वो इक्वेशन देगा। एफ डॉट डी आर 3 वेरिएबल्स में हम इनकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई जी डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वाई जी डी वाई और एच ऑफ एक्स वाई जी डी जी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये पैरामीट्रिक फॉर्म को यूज करते हुए हमने बनाया, बल्कि ये डायरेक्ट था, कार्टेशियन फॉर्म में था। अब अगर हम पैरामीट्रिक फॉर्म्स गिवन होंगी 2D में, यानी x इक्वल टू एक्स ऑफ टी, y इक्वल टू वाई ऑफ टी, और लेट कर लें t ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b है, तो इसमें r ऑफ t हम लिखते हैं, r वेक्टर लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे 2D में। यहाँ पे r ऑफ पैरामीटर के फॉर्म तो लिखेंगे x ऑफ t आई कैप प्लस y ऑफ t जे कैप। अब फंक्शन जो हमें वेक्टर फील्ड में गिवन होगा, वेक्टर फंक्शन, उसमें भी हम t की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आमतौर पे हम लिखते हैं यहाँ पे f ऑफ एक्स वाई आई कैप प्लस g ऑफ एक्स वाई जे कैप।
अब इस पैरामीट्रिक फॉर्म यूज कर रहे हैं तो जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे x ऑफ t, y की जगह पे y ऑफ t ये रिप्लेस कर देंगे। अब पैरामीट्रिक फॉर्म में f डॉट डी आर, अब t के ऊपर कंडीशन दी है a टू b है, f ये रिप्लेस f वेक्टर जो है वो r ऑफ t फॉर्म में आएगा और dr इक्वल होता है r डैश t dt के। और 3D में बात करें उसमें अगर x इक्वल टू एक्स ऑफ टी, y इक्वल टू y ऑफ टी, z इक्वल टू z ऑफ टी दी और t के ऊपर कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b, r वेक्टर t के फॉर्म में क्या होगा, r वेक्टर आमतौर पे लिखते हैं xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, तो t के फॉर्म में हो जाएगा x ऑफ t i कैप, y ऑफ t j कैप और z ऑफ t k कैप हो जाएगा। अब हम रिप्लेस करना चाहते हैं एफ ऑफ फंक्शन में, वेक्टर फंक्शन में भी हम टी वेरिएबल की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो वो लिखेंगे एफ ऑफ एक्स वाई जी आमतौर पे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स को एक्स ऑफ टी से रिप्लेस करेंगे, वाई को वाई ऑफ टी को और जी को जी ऑफ टी से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब एफ डॉट डी आर इक्वल आ जाएगा, एफ जो आपका है वो भी टी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और जो डी आर है उसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा आर डैश टी डी टी। यानी कि आपने अगर f डॉट डी आर फाइंड करना है तो f वेक्टर फंक्शन में जहां जहां पे x y या z आ रहा होगा उसको t की फॉर्म में चेंज करना है और dr को भी हमने उसको t की फॉर्म में चेंज करके फिर सॉल्व करना है।